तो देखो, जो केमिकल इक्वेशन है, लास्ट क्लास में हम लोग ने केमिकल इक्वेशन, उसके टाइप्स, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब एक टॉपिक है हमारे पास केमिकल इक्वेशंस में, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस। यानी अभी तक जो हम केमिकल इक्वेशंस लिख रहे हैं, उस केमिकल इक्वेशंस की लिमिटेशंस क्या है, मतलब क्या क्या अभी हमारे केमिकल इक्वेशन में कमी है ना। लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस का मतलब अभी तक जो हमने सीखा है इक्वेशन को लिखना, अभी तक हमने क्या सीखा, केवल ये सीखा है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फॉर्मूले यूज कर लेंगे, फॉर्मूले लिख लेंगे, सिंबल्स लिख लेंगे, और अगर वो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है LHS और RHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर वो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो उसे बैलेंस कर लेंगे और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे। इतना ही तो पढ़ा है ना अभी हम लोग ने, ठीक है ना। यस सर। लेकिन अभी जो हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, अभी उसमें बहुत सारी कमियां हैं, वही लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस हैं, देखिए। पहला, अभी जो हम केमिकल इक्वेशन सिंपली जो सिंपल इक्वेशन लिख रहे हैं, उससे हमें कहीं भी ये नहीं पता चल रहा है, we do not get information about the physical state of reactants and products। हमें उस इक्वेशन को देखने से ये नहीं पता चल रहा है कि उसमें कौन सा रिएक्टेंट लिक्विड है, कौन सा रिएक्टेंट सॉलिड है, कौन सा सब्सटेंस उसमें गैस है। यानी रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही उस इक्वेशन को देखकर, ठीक है ना। ये लिमिटेशन है, यस सर। यानी हमारे केमिकल इक्वेशन में अभी ये कमी है कि हमें उस केमिकल इक्वेशन को देखकर फिजिकल स्टेट्स रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के क्लियर नहीं हो रहे हैं। ये हम कैसे इम्प्रूव करेंगे ये भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो इक्वेशन हम लोग लिखना सीखे हैं उसमें ये सब प्रॉब्लम है। कोई अगर उस इक्वेशन को पढ़ता है तो उसको ये नहीं मालूम चलेगा कि इसमें कौन सा सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड में चाहे प्रोडक्ट साइड में कौन सा सब्सटेंस इसमें गैस फेज में यूज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में, कौन सा गैस सॉलिड है। सेकंड, एक अभी जो प्रॉब्लम है हमारे इक्वेशन में वो ये है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड। अभी जो हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं या जो हम लिखना सीखे हैं अभी तक, उसमें कहीं पर भी आपको उस इक्वेशन को देखकर कोई ये नहीं बता पाएगा कि इसमें जो रिएक्टेंट्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या यूज हो रहा है। मतलब आप रिएक्टेंट का डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, कैसा सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हैं, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है कि ज्यादा, ये नहीं बता पाएंगे। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड आपको मालूम है, जैसे मान लीजिए आपने वाटर में कम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व किया तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट, है ना। और अगर आपने सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा डिसॉल्व किया वाटर में तो वो कैसा सॉल्यूशन बनाया आपने, कॉन्सेंट्रेटेड। तो अभी हमारे केमिकल इक्वेशन को देखकर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन के हैं, वो लिमिटेशन है, अभी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लियर होगा। यस सर। थर्ड प्रॉब्लम अभी हमारे इक्वेशन में है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड सेंस ऑफ टाइमिंग कैन बी ऑब्टेन्ड। जो अभी हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं उसको देखकर हम ये नहीं बता पाएंगे कि इस रिएक्शन की स्पीड क्या है और टाइमिंग, कितना टाइम लेगा। जैसे हमने कोई इक्वेशन लिख दिया, आपको ये लग रहा है कि हमने लिखा a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, तो आपको ये तो पता चल रहा है कि a और b रिएक्ट करेंगे तो c और d बनाएंगे, ठीक है ना। c और d प्रोडक्ट है, a और b रिएक्टेंट है, ये मालूम चल रहा है। लेकिन ये कहाँ पता चल रहा है कि a और b जब रिएक्ट करेंगे तो 1 घंटे में प्रोडक्ट बनाएंगे कि 1 दिन में बनाएंगे कि 1 मिनट में बनाएंगे कि 1 सेकंड में बना लेंगे, कितनी जल्दी वो प्रोडक्ट बना लेंगे, कितना टाइम लेंगे प्रोडक्ट बनाने में, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है, ये कहीं पर नहीं पता चल रहा। उस इक्वेशन को देखकर पता चल रहा है कहीं पे, बोलो। अभी जो नो सर। अभी जो हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन, उसको देखकर क्या आप किसी भी इक्वेशन को अगर हम आपके सामने लिख दें तो क्या आप बता पाओगे कि इसकी स्पीड क्या है, यानी कितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये नहीं बता पाएंगे, ये नो लिमिटेड। सर। अभी जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें एक और प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ द रिएक्शंस सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट एटसेट्रा कांट बी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अभी हम आपके सामने अगर कोई इक्वेशन
लिख दें तो उस इक्वेशन को देखकर आप उसकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं पता चल रही हैं। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्या कंडीशन टेम्परेचर के रखें, क्या प्रेशर रखें, कितना टेम्परेचर रखें कि ये रिएक्शन स्पीड उसकी ज़्यादा हो, रिएक्शन फास्ट हो, जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। ये हमें अभी नहीं पता चल रहा है कि उसकी ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है ना। जैसे ऑप्टिमम कंडीशंस का मतलब समझिए, जैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं, अगर बहुत गर्मी हो रही है हमारे रूम में, मान लीजिए फैन नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, और हमें बहुत गर्मी लग रही है, तो हमारा ध्यान नहीं लगता पढ़ने में, है ना, क्योंकि हमें वो ऑप्टिमम कंडीशंस, वो फेवरेबल कंडीशंस हमें नहीं मिल रही हैं, तो हमारी पढ़ने की स्पीड कम होगी। होता है ऐसा? यस सर। अगर हमें बहुत ठंड लग रही है, मान लीजिए बहुत ठंडी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हमारे पास रजाई नहीं है, कुछ भी कंबल नहीं, ब्लैंकेट कुछ नहीं है, तो भी हमारा पढ़ने में स्पीड कम हो जाती है हमें। तो आपको भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी स्टडी को एक ठीक ठाक स्पीड में करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए कि इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर होगा, इस कंडीशन में हम परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। तो वैसे ही रिएक्शन के लिए क्या ऑप्टिमम कंडीशंस हैं, वो रिएक्शन या वो रिएक्टेंट्स किस कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करेंगे, किस कंडीशन में वो प्रोडक्ट अच्छे से बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे, ये कंडीशंस, कितना टेम्परेचर रखें रिएक्शन में, किस टेम्परेचर पे इनको मिक्स करें, किस प्रेशर पे करें, कौन सा कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज करें, ये इंफॉर्मेशन अभी हमारे सीधी सादी इक्वेशन को देखकर हमें नहीं पता चलता है। तो ये भी प्रॉब्लम है अभी, ठीक है। नेक्स्ट, वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन वेदर हीट इज एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। किसी इक्वेशन को अगर हम सिंपल कोई केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं, तो उसको देखकर हमें ये नहीं पता चलता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इस इक्वेशन को जब हम कराएंगे लैब में, ये रिएक्शन जब परफॉर्म करेंगे, हम इसको जब रिएक्शन कराएंगे, तो उस रिएक्शन में हीट लिबरेट होनी है या हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट का क्या होगा इस रिएक्शन में, इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, कितना इवॉल्व होगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी, अमाउंट ऑफ हीट कितना इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में, वो सब कुछ भी नहीं पता चलता है सिंपल केमिकल इक्वेशन को देखकर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है, वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन वेदर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब होता है? अगर कोई रिएक्शन, किसी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में वापस चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, यानी जो दोनों डायरेक्शन में चलता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ठीक है। इरिवर्सिबल जो सिंगल डायरेक्शन में चलता है, यानी उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट वापस बैक रिएक्टेंट में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हम सुबह कुछ पढ़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, और शाम तक कोई चीज हम उसमें से भूल जाते हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी हमने 100% अगर सीखा, शाम तक हो सकता है हम 70% भूल जाएं, तो हम 30% ही तो नेट हम सीख पा रहे हैं। क्लियर? यस सर। मतलब अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसी रिएक्शन में प्रोडक्ट भी धीरे धीरे वापस रिएक्टेंट की साइड में आ रहे हैं, वो रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में कम चेंज होगा। जैसे मान लो 10 ग्राम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, लेकिन उसी रिएक्शन में प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट 7 ग्राम बन गया, ठीक है। तो देखिए 10 ग्राम रिएक्टेंट चेंज हुआ प्रोडक्ट में, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोडक्ट से 7 ग्राम रिएक्टेंट भी बन गया उसी समय, तो नेट रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो केवल 3 ग्राम रिएक्टेंट ही चेंज हो पाया प्रोडक्ट में, ठीक है। यस सर। ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज होगा, उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो हमें रिएक्शन, किसी इक्वेशन को देखकर हमें नहीं पता चलता है कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की है या इरिवर्सिबल है, मतलब उसमें केवल रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चेंज होगा या रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट दोनों एक साथ चलेगा। इसके अलावा अभी लिमिटेशन एक और है, वी डू नॉट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेसेसरी प्रिकॉशंस टू बी टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। किसी केमिकल इक्वेशन को देखकर हमें यह भी नहीं क्लियर होता है कि अगर उस इक्वेशन को हम कराएंगे तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है ताकि प्रोडक्ट अच्छा बने। प्रिकॉशंस इन द सेंस वही सब कंडीशंस आ जाएंगी कि हम इससे ऊपर टेम्परेचर ना ले जाएं, इससे कम टेम्परेचर ले जाएं, बहुत ज़्यादा हीटिंग न करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर न दें। ऐसी कौन सी चीज़ें जो उस रिएक्शन के लिए हमें नहीं करनी है, ठीक है ना, डूज एंड डोंट, ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता उस इक्वेशन को देख के कि इस रिएक्शन के लिए हमें ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। क्लियर हो गई बात?
Yes, sir. Yes, तो sir. किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब हम लिखते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को पेपर पे लिखते हैं, तो उसमें अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब लिमिटेशंस हैं। फिजिकल स्टेट्स सब्सटेंस का नहीं क्लियर हो रहा है, रिएक्टेंट्स किस कॉन्सेंट्रेशन में यूज हो रहे हैं, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन रिएक्टेंट्स का ले रहे हैं या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रिएक्टेंट्स का ले रहे हैं, प्रोडक्ट डाइल्यूट बनेगा कि कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, ये सब क्लियर नहीं हो रहा है। किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है, किस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनके कन्वर्जन की स्पीड क्या है, फेवरेबल कंडीशंस क्या है रिएक्शन की, कौन सा ऑप्टिमम टेम्परेचर है, कौन सा प्रेशर रिएक्शन के लिए बेटर है, ये सारी चीजें नहीं क्लियर हो पा रही हैं अभी तक। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ लिमिटेशंस को हम रेक्टिफाई कर लिए। ये सब जब प्रॉब्लम्स आई रिएक्शंस में, तो कुछ चीजों को हमने अपने इक्वेशन लिखते समय हम ऐड कर लेते हैं, तो इससे हमारा इक्वेशन इंफॉर्मेटिव हो जाता है। देखिए दो टाइप की इक्वेशंस होती हैं, एक तो होती है नॉर्मल इक्वेशंस, एक होती है इंफॉर्मेटिव इक्वेशन। इंफॉर्मेटिव इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें इंफॉर्मेशंस ज्यादा हो, है ना, जिसमें क्या हो, इंफॉर्मेशंस ज्यादा हो। जैसे आपने मान लीजिए आपने कहा कि एक इक्वेशन कहा आपने 2Na प्लस Cl2 और आपने कह दिया गिव्स 2NaCl, तो ये भी एक इक्वेशन है। ये कोई रिएक्शन हो रही है, सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, सोडियम और क्लोरीन, और प्रोडक्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड, है ना। Yes, sir. ये उस रिएक्शन का जो सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के लिए आपने एक इक्वेशन लिखी है, ये उस रिएक्शन का इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है। लेकिन ये इक्वेशन बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं है, मतलब इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं आपको पता चल रही है। जैसे क्या इसको देखकर कहीं पर पता चल रहा है कि यहाँ पर सोडियम का फिजिकल स्टेट क्या है? No, sir. क्या इस इक्वेशन को देखकर आपको ये पता चल रहा है कि ये इक्वेशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? मतलब इस इक्वेशन में हीट इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है, क्या ये सब कुछ कहानी पता चल रही है? क्या ये पता चल रहा है ये इक्वेशन किस टेम्परेचर पे कराया है आपने? No, sir. क्या ये पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रेशर क्या रखा गया है, किस प्रेशर पे इक्वेशन आपने कराई है? No, sir. क्या ये पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में केवल सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड ही बना रहे हैं या वापस सोडियम क्लोराइड वापस भी सोडियम और क्लोरीन में वापस चेंज हो रहा है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल है, ये सब कुछ भी नहीं पता चल रहा है ना। तो ये सिंपल केमिकल इक्वेशन है जो अभी हमने पढ़ा। इस इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, इसमें और इंफॉर्मेशंस डालने के लिए हम क्या करते हैं केमिकल इक्वेशन में, देखिए पहला जो फिजिकल स्टेट्स हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ब्रैकेट में। किसी भी सब्सटेंस को चाहे आप रिएक्टेंट लिखिए रिएक्शन में, चाहे प्रोडक्ट लिखिए, जो भी यूज कर, जो रिएक्टेंट्स का फॉर्मूला लिखेंगे या प्रोडक्ट्स का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके फॉर्मूले के बाद ब्रैकेट में अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो S, लिक्विड स्टेट में है तो L, और गैस स्टेट में है तो गैस G, और अगर वो सॉल्यूशन की स्टेट में है, सॉल्यूशन स्टेट अलग होती है। जैसे आप शुगर को, ड्राई शुगर को अगर आप यूज कर रहे हैं रिएक्शन में, तो वो शुगर सॉलिड स्टेट में है। अगर आप शुगर को वाटर में मिलाकर यूज कर रहे हैं, शुगर का सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के लिए होता है एक्वस। देखिए सॉल्यूशन और लिक्विड में अंतर है, एक्यू और लिक्विड में अंतर है, ठीक है। एक्यू भी लिक्विड स्टेट है, लेकिन एक्यू एक सॉल्यूशन है किसी चीज का, और लिक्विड स्टेट तो जनरल लिक्विड है जैसे वाटर लिक्विड, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट को, जो हमारी पहली ड्रॉबैक थी केमिकल इक्वेशन की कि स्टेट नहीं क्लियर हो पाता केमिकल इक्वेशन में, तो अगर आपको स्टेट क्लियर करना है तो इक्वेशन लिखते समय ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट्स को आप इन लेटर्स के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। इससे पढ़ने वाले को एक इंफॉर्मेशन और अधिक मिल गई, रिएक्शन थोड़ा और इंफॉर्मेटिव हो गया है, उसको इतनी इंफॉर्मेशन और मिल गई कि इसमें कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, और किसका सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है, ठीक है। यस सर, यस सर। तो पहला ड्रॉबैक भी खत्म हो गया जो लिमिटेशन थी हमारी। सेकंड, जब किसी इक्वेशन को लिखते हैं, अगर उस इक्वेशन में कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट मतलब अनडिसॉल्व्ड सब्सटेंस प्रोडक्ट साइड में अगर फॉर्म होता है, तो उस प्रेसिपिटेट को लिखने के लिए फॉर्मूले के बाद ब्रैकेट में इस टाइप का एरो बना देते हैं, डाउनवर्ड एरो, ये दिख रहा है, ठीक है ना। और अगर कोई गैसियस सब्सटेंस यूज हो रहा है उस रिएक्शन में, अगर कोई गैस का यूज हो रहा है, चाहे रिएक्टेंट साइड यूज हो रहा हो चाहे प्रोडक्ट साइड यूज हो रहा हो,
तो दो तरीके हैं, या तो उस सब्सटेंस के ब्रैकेट में जी लिख देंगे उस गैसियस सब्सटेंस के बाद, उसके फॉर्मूले के बाद ब्रैकेट में स्मॉल जी, या उसके हाँ ब्रैकेट में इस तरह का एरो, अपवर्ड एरो लगा देंगे, ये भी गैस के लिए यूज होता है। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे इक्वेशन में, अगर वो प्रोडक्ट्स प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में प्रेसिपिटेट हैं तो डाउनवर्ड एरो, और अगर वो प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में बन रहे हैं तो अपवर्ड एरो के थ्रू भी हम ये इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं इक्वेशन में कि पढ़ने वाले को पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, इसके अलावा हम कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए कि जो हम रिएक्टेंट्स यूज कर रहे हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं, उसके लिए हम चाहें तो फॉर्मूले के नीचे या बगल में ब्रैकेट में डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड इस तरह के टर्म्स हम ऐड कर सकते हैं इक्वेशन में टू मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस H2SO4 गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये समझाने के लिए, ये इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करने के लिए कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अपने डाइल्यूट फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, हमने नीचे ब्रैकेट में डाइल्यूट लिख दिया। क्लियर हो गई बात? तो अब पढ़ने वाले को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि कॉन्सेंट्रेशन क्या लिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसको क्लियर है कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर डाइल्यूट फॉर्म में लिया गया है। ठीक है, बोलो। यस सर। रिएक्शन में जहां तक फेवरेबल Yes, sir. कंडीशंस की जो प्रॉब्लम थी उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई रिएक्शन लिखते हैं तो एरो के ऊपर उसकी फेवरेबल कंडीशंस को मेंशन कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं। हमने एक इक्वेशन लिखा है N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। देखिए इसमें जो मेन खाली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इसके रिएक्टेंट्स कौन है, N2 और H2, नाइट्रोजन और Yes, sir. हाइड्रोजन। इस इक्वेशन के प्रोडक्ट Hydrogen. कौन है, अमोनिया। ठीक है ना, बेसिक Yes, इंफॉर्मेशन sir. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मिल गए। लेकिन इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए देखिए हमने इसके एरो के ऊपर इतनी सारी चीजें ऐड कर दी हैं। क्या ऐड कर दिया है, 500 डिग्री सेल्सियस ऐड किया है। Yes, sir. Yes, sir. देखिए इसके ऊपर हमने 500 डिग्री सेल्सियस करके लिख दिया है, तो मतलब कंडीशन Yes, ऑफ sir. टेम्परेचर Yes, क्लियर हो गया। यहीं पर हमने Fe/MO लिखा है ना। तो Yes. यहाँ पर Yes, sir. यहाँ पर कैटलिस्ट है, मॉलिब्डेनम और Fe मिलाकर हम एज अ कैटलिस्ट यहाँ यूज कर रहे हैं। तो यानी इस इक्वेशन को ऑप्टिमम, इस इक्वेशन की फेवरेबल कंडीशंस हम एरो के ऊपर मेंशन कर रहे हैं। वो फेवरेबल कंडीशंस पढ़ने वाला समझ जाएगा कि इस रिएक्शन को अगर हम 500 डिग्री सेल्सियस पे कराएं तो प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा हमें। इस रिएक्शन में अगर हम आयरन और मॉलिब्डेनम का यूज करें एज अ कैटलिस्ट तो रिएक्शन बेटर होगी। 200 ATM भी नीचे लिखा हुआ है ना, ये प्रेशर है, Yes, sir. 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब इस इक्वेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस में 3 कंडीशंस आपको क्लियर हो रही हैं। इस रिएक्शन की, इस इक्वेशन की फेवरेबल टेम्परेचर क्या है, इस इक्वेशन का फेवरेबल कैटलिस्ट क्या है, और इस इक्वेशन के लिए फेवरेबल प्रेशर की कंडीशन क्या है। ये 3 कंडीशंस आपको इक्वेशन देखकर पता चल जाएंगी। अलग से कुछ नहीं लिखना, आपने इक्वेशन के Yes, ऊपर sir. इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये चीजें लिख दी, पढ़ने वाले को अपने आप पता चल गया कि ये चीजें इसमें हमें और करनी है। इसके अलावा देखिए इसी इक्वेशन में हमने यहाँ पर प्लस करके कुछ हीट लिख दिए है ना। Yes, sir. Yes, sir. पढ़ने वाले को ये समझ गया कि जब पढ़ने वाले ये क्लियरली समझ गया कि जब N2 और H2 रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे तो अमोनिया के साथ प्लस यानी एडिशन में और क्या मिलेगा हमें, 22,400 heat कैलोरी का हीट evolve. भी मिलेगी। अगर प्रोडक्ट साइड में हीट लिखी हुई है प्लस करके तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर हो गया कि जब भी अमोनिया बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके जब अमोनिया बनाएंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा जिसमें 22,400 कैलोरी हीट का लिबरेशन भी साथ में होगा। तो इंफॉर्मेटिव हो गई रिएक्शन, इंफॉर्मेटिव इक्वेशन हो गई, उसको पता चल गया पढ़ने वाले को कि ये जो इक्वेशन लिखी गई है ये इक्वेशन एक्सोथर्मिक इक्वेशन है। यानी जब कभी भी लैब में आप अमोनिया बनाएंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से तो आपको एनर्जी भी इवॉल्व होते हुए मिलेगी। ठीक है, Yes, sir.
तो देखिए कितनी सारी, जैसे यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन लिखा हुआ ये है। अब इस इक्वेशन को हमने देखिए कितना इंफॉर्मेटिव बना दिया है। एक इक्वेशन में कितनी पॉइंट्स, इस इक्वेशन को देखकर क्या क्या आपको मिल गया। इस इक्वेशन को देखकर सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। इस इक्वेशन को देखकर क्या आप समझ गए कि रिएक्टेंट्स कौन है? यस सर। कौन से यस रिएक्टेंट्स? सर। देखिए कितने इंफॉर्मेशन इस एक लाइन की इक्वेशन में कितनी इंफॉर्मेशन है। इस इक्वेशन में बताइए कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स कौन है? सर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और प्रोडक्ट्स क्या है? सर ग्लूकोज, ऑक्सीजन और सर हाइड्रोजन, वाटर। यस सर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, और वाटर। हाँ ठीक है। अब कुछ चीजें और देखिए जरा, यहाँ पर कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए। यहाँ पर और पढ़ने वाले को क्या समझ में आ रहा है, और ये समझ में आ रहा है कि जो CO2 यहाँ पर यूज होगा वो CO2 किस फॉर्म में यूज होगा। पढ़ने वाले को ये पता चल रहा है सर सॉल्यूशन में वो CO2 गैसियस फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। गैसियस फॉर्म में। यस सर। यहाँ पे वाटर जो इसमें यूज होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। मतलब वाटर के तो 3 स्टेट है, आइस भी है, वाटर वेपर्स भी हैं, ठीक है। यस सर। ये पता चल रहा है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसका सॉल्यूशन बनेगा ग्लूकोज का। ये पता चल रहा है कि साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी प्लस वाटर बनेगा लिक्विड स्टेट में। ये पता चल रहा है कि इसमें सनलाइट यूज होना है, ये फेवरेबल कंडीशन है, सनलाइट मिलना चाहिए इस इक्वेशन के लिए। ये पता चल रहा है कि इसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही ये इक्वेशन होगा, ये कैटालिस्ट का काम कर रहा है क्लोरोफिल, ठीक है। तो इंफॉर्मेटिव बनाते हैं हम इक्वेशंस को। ऐसे ही अब एक प्रॉब्लम रहेगी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को शो करना। तो रिएक्शन को ये बताने के लिए पढ़ने वाले को कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, उसके लिए दो अलग अलग एरो यूज करते हैं। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इस तरह का एरो यूज करेंगे इक्वेशन में, यहाँ पर जो आप एरो लगाते हो उसकी जगह ऐसा एरो लगाएंगे। और अगर वो इरिवर्सिबल है तो सिंपल एरो लगाएंगे। समझ में आया? अगर कोई रिएक्शन इरिवर्सिबल है, मतलब केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जाती है, तो ऐसे एरो के थ्रू दिखाएंगे। और अगर वो रिवर्सिबल है तो इस तरह का एरो दिखाते हैं, दो हाफ एरो अपोजिट डायरेक्शन में। कहीं पर अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में ये एरो अगर लगा हुआ है तो आप समझ जाओ ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होगा और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज होगा, दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे, ठीक है। यस। और अगर इस एरो के थ्रू कहीं पर हम इक्वेशन लिखते हैं तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल इक्वेशन, इरिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल है ये। मतलब इसमें केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बैक या वापस रिएक्टेंट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो वो ड्रॉबैक जो था कि इक्वेशन को देखकर हमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं पता चलता है, वो खत्म हो गया अगर आप इस तरह के एरो यूज कर लोगे। अब एक हीट इक्वेशन में हीट का अमाउंट आपको देखना, हीट इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई इक्वेशन हमने लिखा है और प्रोडक्ट साइड में कुछ अमाउंट ऑफ हीट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट साइड में प्लस करके हीट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो हीट लिबरेशन है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट की साइड में प्लस करके हीट लिखा हुआ है, रिएक्टेंट की साइड में, या फिर प्रोडक्ट के साइड में माइनस करके समथिंग हीट लिखा हुआ है, वो बात वही। अगर हम प्रोडक्ट के साइड में कुछ अमाउंट ऑफ हीट लिखेंगे बट माइनस करके लिखेंगे, तो इसका मतलब उसको जब लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, साइन बदल जाएगा उसका। बोलिए। यस सर। नहीं बात समझ में आई? यस सर। जब इसको लेफ्ट साइड लाओगे 3200 को, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा ना ये। यस सर। देखिए कैसे पता चलेगा कि कोई इक्वेशन एक्सोथर्मिक है, यानी कैसे पता चलेगा कि किसी केमिकल रिएक्शन में हीट का लिबरेशन है या हीट का एब्जॉर्प्शन है। अगर लिबरेशन ऑफ हीट है, यानी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट साइड में प्लस करके कुछ लिखा होगा, प्लस करके एनर्जी कुछ लिखी होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखा होगा प्लस करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन में अमोनिया बन रहा है प्लस इतनी हीट बन रही है ना। यस सर।
ये एक्सोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक इक्वेशन होगा तो प्लस करके किधर लिखा होगा एनर्जी, रिएक्टेंट साइड में प्लस करके एनर्जी लिखी होगी। जैसे लिखा होगा N2 प्लस O2 प्लस 43,200 कैलोरी गिव्स NO, ऐसे लिखा होगा। तो मतलब N2 प्लस O2 प्लस इतनी एनर्जी दोगे तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, मतलब एनर्जी का कंजम्पशन। या तो रिएक्टेंट साइड में प्लस करके एनर्जी लिखा होगा, या प्रोडक्ट साइड में अगर एनर्जी लिखा होगा एंडोथर्मिक में तो माइनस करके लिखा होगा, बात वही है। ऐसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखिए, या तो प्रोडक्ट साइड में प्लस करके कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मेंशन होगा, या अगर रिएक्टेंट साइड में एनर्जी मेंशन होगा तो माइनस में मेंशन होगा। समझ गए? यस सर। मतलब अगर हम Yes, इसी sir. इक्वेशन को लिखना चाहते तो इसको लिखने का एक और हमारे पास एक और तरीका था। इसको अगर हम लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते थे ऐसे, So ठीक है? minus. Yes. हम किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक? बात वही Yes, हुई। sir. Yes, sir. Yes. प्रोडक्ट साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना? Yes, sir. तो या Yes, तो sir. प्रोडक्ट साइड में प्लस करके कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, या अगर रिएक्टेंट साइड में लिखा होगा तो माइनस करके लिखा होगा, तो हम समझ जाएंगे एक्सोथर्मिक है। Yes. इसका जस्ट अपोजिट, अगर Yes, sir. प्रोडक्ट साइड में कुछ अमाउंट ऑफ हीट माइनस करके लिखा होगा, या रिएक्टेंट साइड में लिखा होगा तो प्लस करके लिखा होगा, तो हम समझ जाएंगे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है? तो ये इंफॉर्मेटिव रिएक्शंस होती हैं। अब देखिए जरा फिर से जरा हम लिमिटेशंस आपको समझाते हैं, आपको समझ में आएगा कौन सी लिमिटेशन हमने रिमूव कर लिए। पहली लिमिटेशन थी कि किसी इक्वेशन को देखकर हमें फिजिकल स्टेट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो इसको हमने रिमूव कर लिया। ब्रैकेट में स्मॉल s, स्मॉल l, स्मॉल g या स्मॉल aq सिंबल्स को यूज कर लेंगे हम, ठीक है ना? दिख रहा है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, एक मिनट रुको जरा। चलिए, दिख रहा नहीं है? Yes, sir. तो इसको हमने रिमूव कर लिया। एक प्रॉब्लम ये थी हमारी कि हमें कंसंट्रेशन नहीं क्लियर होते, उसको रिमूव करने के लिए हमने डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड जैसे वर्ड्स लिख दिए, ठीक है? एक प्रॉब्लम ये थी कि रिएक्शन को, इक्वेशन Yes, को sir. देखकर हमें उस इक्वेशन का स्पीड नहीं पता चल रहा है कि इसमें रिएक्टेंट्स कितने देर में प्रोडक्ट बनाएंगे, तुरंत बनाएंगे, सेकंड्स लगेंगे, मिनट्स लगेंगे, आवर्स लगेंगे, दिन लगेंगे, हमें ये नहीं पता चल रहा है। ये प्रॉब्लम अभी भी मेंटेन है। देखिए इसको नहीं रिमूव किया जा चुका है ना, अभी भी हमने इसका कोई तरीका Yes, तो sir. लिखा नहीं Yes, sir. इक्वेशन में कि आपको देखने से ये पता चल जाए कि कितनी देर में, कितने, 1 मिनट में बनेगा कि 5 मिनट में प्रोडक्ट बनेगा। ये चीज कहीं क्लियर नहीं, टाइम कहीं मेंशन नहीं हो रहा अभी भी, है ना? तो इसका Yes, sir. मतलब जो थर्ड Yes, लिमिटेशन sir. है ये अभी भी Yes, एग्जिस्ट कर sir. रहा है। अभी भी किसी इक्वेशन को इतना इंफॉर्मेटिव हम इस सेंस में इंफॉर्मेटिव नहीं बना पाए हैं कि हम उसका टाइम पता कर लें। तो ये प्रॉब्लम अभी भी मेंटेन Yes, है, अगर sir. आप ध्यान से देखेंगे तो। जो फेवरेबल कंडीशन की प्रॉब्लम थी वो हमने इंप्रूव कर ली। उसमें हम क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस को जो हम एरो यूज करेंगे उसके ऊपर मेंशन कर लेते हैं। टेम्परेचर की कंडीशन, प्रेशर Yes, की sir. कंडीशन, कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा, ये सब हम एरो के ऊपर लिख लेंगे। तो ये ड्रॉबैक हमने रिमूव कर ली। फिर हीट का जो प्रॉब्लम था कि रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही कि एब्जॉर्ब हो रही, वो भी हमने रिमूव कर ली। प्रोडक्ट साइड में या रिएक्टेंट साइड Yes, में sir. प्लस करके कुछ एनर्जी का अमाउंट लिख लेंगे तो उससे पढ़ने वाले को पता चल जाएगा ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। इक्वेशन Endothermic. रिवर्सिबल Yes. है या इरिवर्सिबल है, ये प्रॉब्लम भी हमने रिमूव कर ली। 2 अलग अलग टाइप के एरोस बना लिए। Arrow है. रिवर्सिबल के लिए अलग एरो इक्वेशन में लगा देंगे, इरिवर्सिबल के लिए एरो अलग से लगा देंगे, तो ये पता चल जाएगा। नेसेसरी प्रिकॉशंस क्या रखने हैं वो बहुत क्लियर नहीं हो रहा है इक्वेशन को देखकर अभी भी, बट फेवरेबल कंडीशंस थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने अपनी इक्वेशंस में जो प्रॉब्लम थी, अगर आप चाहें तो इतने सारे सिंबल्स को यूज करके या फेवरेबल कंडीशंस को एरो के ऊपर यूज करके, एनर्जी का टर्म लिख के, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड लिख के आप इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं।
ठीक है ना। दो टाइप की इक्वेशन होती है, एक तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन Yes. है जिसको आपने इंफॉर्मेटिव बना दिया हुआ, तो इस तरह से इंफॉर्मेटिव बना लेते हैं इक्वेशंस को। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अब देखिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है जो आपने अभी तक पढ़ा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर हम कोई केमिकल रिएक्शन आपको देंगे और वर्ड इक्वेशन में देंगे, आपको उसका सिंबल इक्वेशन लिखना है, वो भी बैलेंस्ड। तो आपके पास एक वर्ड इक्वेशन था, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। सिंबल इक्वेशन में लिखेंगे कैसे? पहले तो सबका फॉर्मूला लिखिए आप, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन पहले लिखिए। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? H2। H नहीं लिखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन H जो होता है वो तो हाइड्रोजन का एटम है। नेचुरल हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता, मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, H2 की स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो H नहीं लिखेंगे, भले हम एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं H, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है वो एलिमेंट्री स्टेट में नहीं रहता, वो मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है हमेशा, एटॉमिक स्टेट में नहीं होता है, इसलिए हम H2 लिखते हैं उसको। ऐसे क्लोरीन एलिमेंट का सिंबल तो Cl है, लेकिन क्लोरीन गैस जो है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करती है नेचर में, वो Cl फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, Cl2 में एग्जिस्ट करती है। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्लोरीन का कहीं लिखना होगा तो Cl2 लिखेंगे हम, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है तो उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया HCl। तो पहले तो जो जो वर्ड इक्वेशन दिया हुआ था उस सबकी जगह हमने फॉर्मूले रिप्लेस कर दिए, तो हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन मिल गया। अब हमारा काम है इसको बैलेंस करना। तो हमने बैलेंसिंग के लिए देखा कि क्या क्लोरीन दोनों तरफ बैलेंस है? नो सर। नो सर। इधर नहीं बैलेंस है सर, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सर प्रोडक्ट साइड पे। हाँ, तो एक क्लोरीन कम है ना, तो हमने अगले स्टेप में क्या कर दिया, एक क्लोरीन बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए 2 लगा दिया। हर स्टेप में हम क्या चेंज कर रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 नहीं था, हमने 2 लगा दिया, उससे हमारा क्लोरीन बैलेंस हुआ। फिर हमने इसको बैलेंस करने के बाद फिर देखा कि अभी सारी चीजें बैलेंस, ऐसी तो नहीं कोई चीज डिस्टर्ब हो गई हो, तो हम हाइड्रोजन को देखेंगे, क्लोरीन को देखेंगे, सब बैलेंस है, तो इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो पहले वर्ड इक्वेशन में आप सारे सिंबल्स यूज कर लीजिए और स्केलेटल इक्वेशन बनाइए, बाद में उसकी बैलेंसिंग पे आइए। एक और एग्जांपल देखिए आपके साथ है, हमें ये वर्ड इक्वेशन था, इसका बैलेंस्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन लिखना। वर्ड इक्वेशन था बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो पहले हमने इस वर्ड इक्वेशन का सिंबल इक्वेशन लिख लिया। कैसे? अब फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज का फॉर्मूला नहीं मालूम है किसी कंपाउंड का, तब आप नहीं कर पाएंगे इसको, है ना। अब आपको बेरियम क्लोराइड का मान लीजिए फॉर्मूला ही नहीं आता है, आपको बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला ही नहीं मालूम है, वैलेंसी ही नहीं मालूम है एलिमेंट्स की, तब तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, है ना। अब बेरियम क्योंकि आपको जब फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो आपको क्या मालूम कि हमें BaCl2 लिखना है कि BaCl लिखना है, आपको कैसे मालूम, है ना। तब वो प्रॉब्लम करेगा आपको। क्लियर? फॉर्मूला पहले आपको मालूम होना चाहिए। 9th में हम लोग फॉर्मूला का एक पूरा चैप्टर है हमारा, है ना, सिंबल्स एंड इक्वेशंस करके। यस सर। हमने राइटिंग पढ़ा है ना कि अगर 2 एलिमेंट्स है या यस सर, वैलेंसी लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लिखते हैं। यस सर पढ़ा है। हाँ, तो अब जैसे अब हमारे पास वर्ड इक्वेशन था बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो पहले इस वर्ड इक्वेशन को हम सिंबल इक्वेशन में चेंज करें। तो सिंबल इक्वेशन में बैलेंसिंग के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है, बेरियम क्लोराइड का सीधे फॉर्मूला उठा के रख देना है, वो BaCl2 हमने रख दिया, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट उठा के रखना है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सही फॉर्मूला है Al2SO4 होल थ्राइस, ये हमने रख दिया। बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट में हमने फॉर्मूला रख दिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड है फॉर्मूला रख दिया। अभी हम बैलेंसिंग के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी जिसका जो फॉर्मूला है वो उठा के रख दिया, ठीक है। यस। अब हम बैलेंसिंग के चक्कर में आएंगे, ठीक है। अब पहले हमने स्केलेटल इक्वेशन लिख दिया, पहला इक्वेशन। अब हमने ये देखा पहले इक्वेशन में कि कोई चीज बैलेंस है कि नहीं है, उसके फोकस किया। जैसे क्लोरीन यहाँ पर हमें 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर हम क्लोरीन देखें तो हमें 3 दिख रहे हैं, तो बैलेंस कैसे होगा भाई, है ना।
तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है लेफ्ट साइड में, तो हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, ठीक है? यस सर। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। यस सर। तो देखिए अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये जो AlCl3 था इसके आगे लगा दिया हमने 2। ये जो हम चेंज कर रहे हैं हर स्टेप में उसको येलो कर दे रहे हैं। हर स्टेप में हमने क्या नया किया, तो अगले स्टेप में क्लोरीन बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया। 2 लगाने से यहाँ क्लोरीन हो गए 2 इंटू 3